Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now we'll discuss JEE Advanced 2013 paper 1. Okay, so question number 1 या पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? द वैल्यू ऑफ कॉट समेशन ऑफ n1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन k इज इक्वल 1 to n 2k इज ओके. ऑप्शंस दे रखे 23/25, 25/23, 23/24, 24/23. ठीक है, 41 कर दो या 1 कर दो. ठीक है, क्वेश्चन है कॉट समेशन n1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन k1 to n 2k, इसकी वैल्यू बतानी है. ठीक है, अब यहां देखो आप कि कॉट इनवर्स के अंदर ये क्या है, समेशन ऑफ 2k. तो इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. तो कॉट ये हो गया समेशन n1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस ये लिखा 2, यदि 2 में बाहर ले सकता हूँ बिल्कुल. तो समेशन ऑफ k 1 से लेके n तक, तो ये हो जाएगा n plus 1/2. ठीक है, अब n जो है 1 से लेके 23 तक है, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, तो 1 प्लस ये पॉजिटिव है. यदि ये पॉजिटिव है तो हम इस पूरी कहानी को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1. आगे बात समझ में. तो ये tan इनवर्स में सीरीज है. ठीक है, समेशन ऑफ सीरीज है. ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या दिमाग में रखते हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई है, तो ऊपर हम क्या बनाते हैं, x माइनस वाई. ये जो दोनों का प्रोडक्ट है वो ऊपर डिफरेंस में दिखना चाहिए, वो कितना हो जाए. तो ये यदि ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. तो ऊपर की जो भी कहानी है उसको हम बनाएंगे 1 प्लस में जो प्रोडक्ट है उनका डिफरेंस बनाएंगे ऊपर. तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये होता है. ठीक है, तो यहां पर देखो n इंटू n प्लस 1 है, तो 1 को मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 माइनस n. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कॉट समेशन ऑफ n1 to 23, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n. ये फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया. आगे बात समझ में. अब आप देखो n कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो आपने 1 लिया तो ये हो गया tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1. ठीक है, प्लस 2 रखा तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2. तो आपको सीक्वेंस समझ में आ गई होगी. तो n रखेंगे तो tan इनवर्स n की जगह क्या 23, तो ये हो जाएगा 24 माइनस tan इनवर्स 23. ठीक, तो ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे अगला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाले प्रीवियस से कैंसिल हो जाएगा. बचा क्या आपके पास, cot tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1. ठीक है, अब फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये लगा दिया, तो ये हो गया cot tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू वाई. तो ये कहानी हो गई cot tan इनवर्स, ऊपर हो गया 23, नीचे हो गया 25. ठीक है, अब इस tan इनवर्स को फिर से हम लिख सकते हैं cot इनवर्स में, क्योंकि ये कहानी पॉजिटिव है तो 0 π/2 में कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो 25 अपॉन में 23. अब cot इनवर्स ये जो कहानी है इसको हम लिख सकते हैं 25 अपॉन में 23. सो दिस इज योर आंसर. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया बी 25/23. ठीक है, सो दिस नंबर 31. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. क्या है, लेट PR वेक्टर इज 3ik plus jk minus 2kk and SQ vector is equal to ik minus 3jk minus 4kk. Determine diagonals of a parallelogram PQRS and PT vector ik plus 2jk plus 3kk be another vector. Then the volume of the parallel pipe determined by the vector PT vector, PQ vector and PS vector is. Okay. So PR vector जो है वो है आपके पास 3ik plus jk minus 2kk and SQ vector
आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम 3 1 माइनस 2, ठीक है। एंड पीटी वेक्टर आपको गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स पीटी वेक्टर, पी क्यू एंड पी एस, ठीक है। पैरेलल पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, इनका बॉक्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आप देखो जो आपका पैरेललोग्राम है वो कुछ ऐसा है, पी क्यू आर एस, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में रहेगा पी क्यू आर एस, ठीक है। अब आपको जो गिवन है वो पी आर वेक्टर गिवन है और एस क्यू, ठीक है। तो अब हमें जो निकालना है वो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, पीटी तो पता है, पी क्यू और पी एस नहीं पता, पी क्यू और पी एस नहीं पता है, ठीक है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कैसे, देखो पी क्यू और पी एस नहीं पता ना, तो ये जो है पी आर वेक्टर, पी आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल है ये भी, पी आर वेक्टर को लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर लिखे या फिर पी एस वेक्टर लिखे, पैरेललोग्राम है एक ही बात है तो पी एस वेक्टर लिख दिया, आगे बात समझ में। और एक्स क्यू वेक्टर को हम लिख सकते हैं, एक्स क्यू को लिख सकते हैं एसपी वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस पी एस प्लस पी क्यू, ठीक है। इसमें देखो इसकी डायरेक्शन इधर है तो इधर डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तो पी एस वेक्टर हो जाएगा माइनस पी एस और ये हो गया पी क्यू, आगे बात समझ में। और पी आर और एस क्यू आपको दे रखे हैं तो यहां से इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो पी एस आ गया, तो पी एस वेक्टर कितना हो गया आपका, सब्ट्रैक्ट किया तो पी आर वेक्टर माइनस एस क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, और पी क्यू वेक्टर हो गया ऐड करने पर पी आर वेक्टर प्लस एस क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमें जो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम बॉक्स ऑफ कोई भी ऑर्डर ले लो क्योंकि हमें तो मॉड मॉड ले ही रहे, तो वो हो जाएगा पी एस पी क्यू और पी टी, ये आपका वॉल्यूम दे देगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। तो बस आप वेक्टर रख दो, तो पी एस, अच्छा अब ये कहानी पी आर, या तो आप पी एस ये निकाल लो या फिर पी आर ये दे रखा है हमें, है ना, तो हमने क्या किया पी एस की जगह रखा ये, तो ये हो जाएगा पी आर वेक्टर माइनस एस क्यू डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा आपका पी आर प्लस एस क्यू डिवाइडेड बाय 2, और ये है पी टी वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। तो कॉलम में से या रो में से हाफ कॉमन आएगा, तो ये हो गया 1/4, बचा क्या आपके पास पी आर माइनस एस क्यू, इधर बचा पी आर प्लस एस क्यू और इधर बचा पी टी, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो गया कि ए माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब पी आर को ए एक मिनट के लिए ए बोल दो और एस क्यू को बी बोल दो, ये ए प्लस बी और ये हो गया सी, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो होगा आपका उसको हम लिख ले ए माइनस बी, है ना, क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी, तो यहां पर ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी, ठीक है, हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो माइनस बी क्रॉस ए और बी क्रॉस बी 0 डॉट सी वेक्टर, तो ये आपका हो गया माइनस बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, तो वो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये लिखा हुआ है ए वेक्टर बी वेक्टर सी का बॉक्स, तो 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये पूरी कहानी हो जाएगी 1/4, अच्छा मॉड लेना ना भूले, नेगेटिव हो सकता है बॉक्स हमारा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी आर वेक्टर एस क्यू वेक्टर एंड पी टी वेक्टर का मॉड, ये इसका बॉक्स का मॉड, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, वॉल्यूम हो गया आपका हाफ ऑफ, ये 2 कैंसिल हो गया 2 और 4, और पी आर वेक्टर हमारे पास है 3 1 माइनस 2, तो 3 1 माइनस 2, एस क्यू है 1 माइनस 3 माइनस 4, पी टी जो है वो है 1 2 और 3, तो इसका मॉड, तो 1/2, 3 के साथ क्या आया यहाँ पर -9 प्लस 8 तो -1, -1 के साथ आएगा 3 प्लस 4 7,
-2 के साथ आएगा 2 + 3 5, इस पूरे का मॉड। तो ये कहानी हो गई -10 -7 -20/2 तो -10 उसका मॉड 10, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो वॉल्यूम आपका आ गया 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी। ठीक है, now question, next question 43. Let complex number alpha and 1 by alpha var lies on the circle x minus x naught square plus y minus y naught whole square is equal to r square, and second circle respectively. If z naught is equal to x naught plus iota y naught, satisfy the equation 2 mod z naught square is equal to r square plus 2, then mod alpha is equals to. Okay, so question number 43. अल्फा और 1 बाय अल्फा वार, सर्कल दे रखा है x माइनस एक्स नॉट, तो जो z नॉट दे रखा है वो क्या दे रखा है? x नॉट प्लस आयोटा y नॉट। तो आपको जो सर्कल की इक्वेशन है वो है ये इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और दूसरे सर्कल की इक्वेशन ये इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो इसकी रेट इसको हम लिख सकते हैं 4r स्क्वायर को 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक और रिलेशन दे रखा है 2 मॉड z नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 2। तो हमें मॉड अल्फा निकालना है। अच्छा, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 1 बाय अल्फा बार किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 1 बाय अल्फा बार, बार मतलब कॉन्जुगेट है ना। तो इस सर्कल की इक्वेशन हम पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। इसको लिख सकते हैं z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, और हमें ये रिलेशन पता है। अब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो करवा दो, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। इसको 1 बाय अल्फा बार सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 बाय अल्फा बार को हम अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो अल्फा 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 बार कितना हो जाएगा? मॉड अल्फा का स्क्वायर। आती है बात समझ में? तो ये हो जाएगा जेड, ये अल्फा अपॉन में मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग आप जानते होंगे कि जैसे लिख लेते हैं एक बार, जेड माइनस जेड वन का मॉड, तो इसको हम लिख सकते हैं, या इसका स्क्वायर करूं तो इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड वन का बार। तो ये आपका हो जाता है मॉड जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार क्या होगा? मॉड जेड प्लस जेड वन के मॉड का स्क्वायर माइनस जेड जेड वन माइनस जेड जेड वन, इधर जेड पे बार इधर जेड वन पे बार। तो यहां से जो कहानी आ गई वो आ गई मॉड अल्फा का स्क्वायर प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट माइनस अल्फा जेड नॉट अल्फा बार और एक बार जेड बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ। ठीक है, यहां भी स्क्वायरिंग करी तो ये हो जाएगा मॉड अल्फा अपॉन में मॉड अल्फा इधर स्क्वायर, एक मिनट, अल्फा अपॉन में मॉड अल्फा स्क्वायर है ना, तो इधर हो जाएगा इसका स्क्वायर और इधर पावर 4, स्क्वायरिंग करेंगे तो डबल आ जाएगा, प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट अपॉन में मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा जेड नॉट अपॉन में मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ पर एक बार इधर बार और एक बार जेड नॉट पे बार। ठीक है, तो मॉड अल्फा स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करें किससे? मॉड अल्फा के स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर, ये माइनस अल्फा बार जेड नॉट माइनस अल्फा जेड नॉट बार इज इक्वल टू 4r स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, हमें तो क्या चाहिए? मॉड अल्फा पूछा गया हमसे, तो ये कॉन्जुगेट को हटा सकते हैं कैसे? इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया ये और ये पूरा, और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर मॉड अल्फा स्क्वायर। पूरी कहानी हमें अल्फा में चाहिए। ठीक है, और ये रिलेशन एक दे रखा है, इसको भी यूज करना है, मतलब मॉड जेड नॉट हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो आप देखो यहाँ से मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1, इधर भी अल्फा है। अच्छा, अब जो हमारे जो ऑप्शन है वो सारे न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर मॉड अल्फा स्क्वायर माइनस 1,
और यहाँ पर जेड नॉट कॉमन लिया, जेड नॉट का स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमने कॉमन लिया 1 माइनस मॉड अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा -1 और ये हो जाएगा मॉड जेड नॉट का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखो इसको, मॉड जेड नॉट का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहानी जो है हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से जेड नॉट स्क्वायर -1 हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2, ये 2 इधर आके, हाँ, तो इसकी वैल्यू होगी आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 1 माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 2। देखो आर कैंसिल हो गया, तो पूरी कहानी आपकी जो है मॉड अल्फा में आ गई, आर 0 तो नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व हम इधर कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 मॉड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 मॉड अल्फा स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहां से ये कहानी आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई कैलकुलेशन में? ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। ओ एक मिनट, यहाँ पर ये 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, हमने इधर कर लिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये इधर बचेगा 1 माइनस मॉड अल्फा का स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो 2 माइनस 8 मॉड अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से 7 मॉड अल्फा स्क्वायर आ गया आपका, 2 माइनस 1 1, तो मॉड अल्फा स्क्वायर आ गया 1/7। हमें क्या चाहिए था? मॉड अल्फा, तो वो हो जाएगा 1/√7। नेगेटिव मत ले लेना क्योंकि मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 43। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी। हमसे मॉड अल्फा पूछा था, आंसर आ गया सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। क्या है? For a greater than b greater than c greater than 0, the distance between 1 comma 1 and the point of intersection of the lines ax plus by plus c is equal to 0 and bx plus ay plus c is equal to 0 is less than 2√2, then okay, a plus b minus c positive negative and a minus b plus c a, okay, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें गिवन है a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, मतलब तीनों पॉजिटिव है और a बड़ा है। ठीक है, the distance between 1 comma 1 and the point of intersection of the lines ax plus by plus c is equal to 0 and bx plus ay plus c is equal to 0 is less than 2√2। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात तो जैसे ऑप्शंस इसके जो हैं, ऑप्शन यहाँ पे देखना जरूरी है कि ऑप्शन जो बोल रहा है, ए ऑप्शन में क्या बोला है? a प्लस बी माइनस सी पॉजिटिव, बी ऑप्शन में बोला है a माइनस बी प्लस सी नेगेटिव, सी में बोला गया है a माइनस बी प्लस सी पॉजिटिव और डी में बोला गया है a प्लस बी माइनस सी नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो आप कि ये सिंगल करेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, तो यहां से देखो आप, बी सी से बड़ा है तो बी माइनस सी क्या हो गया? पॉजिटिव, और ए तो पॉजिटिव है, तो ए प्लस बी, क्योंकि बी माइनस सी आपका पॉजिटिव है। आगे बात समझ में? उसमें ए में पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ता हूं तो वो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये करेक्ट हो गया। आगे बात समझ में? यहां पर सी माइनस बी, या ऐसे बोलो ए माइनस बी, ए माइनस बी यहां पर पॉजिटिव है और कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ते हो तो वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, ए माइनस बी अभी बताया पॉजिटिव, उसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ा तो वो भी सी भी करेक्ट हो गया। ए प्लस बी माइनस सी, इसको देखें हम तो बी माइनस सी आपका जो है
बी माइनस सी पॉजिटिव, उसमें कुछ पॉजिटिव जोड़ा तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। तो आंसर इज ए और सी। अब बात आती है कि क्वेश्चन में फिर करना क्या था, ये जो बाकी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका करना क्या था। तो वो क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा था वो ऐसा बनाना चाह रहा था, कैसा कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाले तो इसको सेपरेट कर दिया, तो a माइनस बी एक्स प्लस बी माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। a माइनस बी कॉमन लिया तो ये हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। a b से बड़ा है तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो x इज माइनस वाई को 0 होना पड़ेगा, मतलब x इज इक्वल टू वाई। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो x इज इक्वल टू वाई पे आएगा। आगे बात समझ में। तो x इज इक्वल टू वाई यदि रखा मैंने, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, x y की जगह x रख दो तो पॉइंट आ गया माइनस सी अपॉन में a प्लस बी, और y भी यही आएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। आगे बात समझ में। अब इसकी जो डिस्टेंस है 1,1 से, आई थिंक इसकी जो डिस्टेंस है 1,1 से वो 2√2 से कम है। तो 1 प्लस सी अपॉन में a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन में a प्लस बी का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर, ये बोला है। तो डिस्टेंस जब 2√2 से कम है तो उसका स्क्वायर भी 2√2 से कम होगा, 2√2 के स्क्वायर से कम होगा। डिस्टेंस है ना, ये पूरा होल का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स एलसीएम लिया तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8, तो ये बचा 4, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a प्लस बी हम बोल सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। बोल सकते हैं ना पॉजिटिव है a प्लस बी, ए बी सी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। ऑब्वियसली 0 तक जाएगा। अब a प्लस बी नॉन जीरो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 2a प्लस 2b, ये पूरी कहानी उधर गई तो ये बचा a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से ये आ रहा है, तो a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहां से आपको a मिल रहा है इस वजह से ये, ठीक है। तो वो बोलना ये चाह रहा था, बट ये छोटी सी बात का ध्यान नहीं दिया कि आपने जब ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। क्या बोलना चाह रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन टू द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स लाई ऑन द लाइन। ठीक है भाई, क्या बोला गया है कि जो लाइन है आपके पास है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, y प्लस 1 अपॉन में माइनस 1, z बाय 3, और प्लेन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, द फीट ऑफ परपेंडिकुलर लाई ऑन दी लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, समझो पहले तो प्रॉब्लम क्या है। जैसे ये प्लेन है आपके पास, ठीक है, मतलब मैंने बोल दिया कि ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ठीक है, और ये लाइन है। तो यहाँ पर लाइन से हमने परपेंडिकुलर डाले किस पे, प्लेन पे आ रहा है। तो वो जो प्लेन की जो लाइन आ रही है, जो प्लेन पर मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन मिलेगी, तो उस लाइन की इक्वेशन पूछना चाह रहा है आपसे। आगे बात समझो। तो मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लेन ऐसा है, लाइन ऐसी है, तो इस इधर कोई पॉइंट है, उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, इधर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, इधर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो वो जो लाइन बन रही है आपकी, इस लाइन की इक्वेशन पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे समझना, हम इस लाइन पर कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं। अच्छा, लाइन की इक्वेशन के लिए क्या हो, डायरेक्शन चाहिए होती है और एक पॉइंट होता है, चाहिए होता है। 3D में यदि हमें लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो डायरेक्शन चाहिए होती है, लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर, ठीक है, और एक पॉइंट चाहिए होता है। तो यहां से यदि हम 2 पॉइंट निकाल ले, लाइन पे 2 पॉइंट निकाल ले तो भी हमारा काम हो जाएगा। 2 पॉइंट यदि मैं स्पेस में दे दूं तो उससे पास होने वाली एक ही लाइन होगी, यूनिक लाइन होगी। 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पॉइंट की, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मुझे इस पे दिख रहा है -2
इस लाइन पर -2, -1, -0, और एक पॉइंट हम ऐसे ले सकते हैं कि इसको 1 के बराबर पुट कर दो, तो x + 2 = 2, तो एक आ जाएगा 0, फिर एक आ जाएगा -2 और फिर 3। इसको 1 के बराबर पुट करो तो एक ये आएगा, 0 के बराबर पुट करो तो ये आ जाएगा -2 -1 0। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि इस पर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा दो, x - x1/a y माइनस, जो हम जैसे 2D में करते हैं वैसे हम 3D में भी कर सकते हैं, बस z वाला कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ जाता है। याद होना चाहिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बट वहां पर थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा जाता है, तो उसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि हमें इसका नॉर्मल वेक्टर पता है क्या, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है, 1, 1, 1, तो 1, 1, 1 है ना। तो क्या हम ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, कि जो इस पॉइंट से पास हो रही है और उसकी डायरेक्शन में वेक्टर ये आ गया, मतलब यहां पर मैंने इस लाइन पे कोई पॉइंट लिया, समझना, यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसी लाइन की डायरेक्शन में होगा क्या, आ रही बात समझ में। तो ये जो लाइन है या इस पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं x + 2 अपॉन में 1, y + 1 अपॉन में 1, z - 0 अपॉन में 1। ठीक है, तो इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं, इसको लेमडा ले लो आप, तो लेमडा -2, लेमडा -1 और लेमडा, अब ये जो है पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा प्लेन को, तो लेमडा -2 + लेमडा -1 + लेमडा = 3, तो यहां से आपका लेमडा निकल के आ रहा है 3 लेमडा = 2 + 1 3 6, तो लेमडा आ गया 2। बोलो भाई, लेमडा 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही मैं यदि पॉइंट यहां पर ये ले लूं 0, -2 और -3, तो इसको फिर t ले लो, इस लाइन के लिए भी डायरेक्शन तो यही होगी, तो इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, t, t - 2, t + 3। आगे बात समझ में, तो पॉइंट है ये भी प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो इन t + t + 3 शुड बी 3, तो ये हो गया 3t = 2, तो t कितना आ गया आपका 2/3, और इधर से लेमडा कितना आ गया था 2, लेमडा 2 आ गया, मतलब पॉइंट कौन सा आ गया इस पर, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला पॉइंट कौन सा आ गया, लेमडा आप 2 रख दो, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, और इधर जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आपका कौन सा आ गया भाई, t क्या है 2/3, तो 2/3 कॉमा 2/3 कॉमा 2/3 -2, 4/3 -4/3 हो गया, और फिर 2/3 रखा तो 9 + 2 11/3, तो हमें 2 पॉइंट आ गया। अब हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x - 0, एक पॉइंट ले लिया 0, y - 1 और z - 2, ये वाला पॉइंट ले लिया, सिंपल पॉइंट है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, तो ये वेक्टर हम दोनों को ज्वाइन करने वाला, ये मान लो a पॉइंट है b पॉइंट है, तो a b वेक्टर आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3 - 0 2/3, -4/3 -1 तो ये हो जाएगा -7/3, 11/3 -2 तो 6 तो 5/3। तो आपके पास जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में एक वेक्टर आ गया, मैग्नीट्यूड कुछ भी ले, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो डायरेक्शन आ गया 2 - 7 और 5, या डिवाइडेड बाय 3 करके भी लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखो x - 0/2, y - 1/-7, z - 2/5, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई डाउट? Okay, so now question number 46. 4 persons independently solve a certain problem correctly with probabilities half, 3/4, 1/4, 1/8. Then the probability that the problem is solved correctly by at least one of them is. Question number 46. मान लो 4 पर्सन है ए बी सी, तो उनका प्रोबेबिलिटी है कि करेक्टली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। ए की प्रोबेबिलिटी है हाफ, बी की प्रोबेबिलिटी है 3/4, सी की प्रोबेबिलिटी है 1/4 और डी की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1/2, 3/4, 1/4, 1/8। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो वो ए सॉल्व कर दे बाकी 3 सॉल्व ना करे, या 2 सॉल्व कर दे बाकी 2 सॉल्व ना करे, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय नन ऑफ दी
ए बी सी और डी। आगे बात समझ में? तो हम निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी सॉल्व नहीं कर रहा है, बी भी नहीं कर रहा है, सी भी नहीं कर रहा है और डी भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का हाफ है, तो नहीं करने का प्रोबेबिलिटी हाफ, बी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो इसकी नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, सी के लिए 3/4 और डी के लिए 7/8। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 21 और ये हो गया 8 इंटू 8 या 32 इंटू 8 तो 256। तो ये आपका आ गया 256 माइनस 21 532 अपॉन में 256। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई? 235 अपॉन में 256। तो आंसर इज ए। कोई डाउट? सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसने बोला कम से कम एक सॉल्व कर दे, तो हमने लिख दिया 1 माइनस, कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम नंबर 47, the area enclosed by the curves y is equal to sin x plus cos x and y is equal to mod cos x minus sin x over the interval 0 to pi/2 is। ठीक है भाई, तो प्रॉब्लम नंबर 47 में दे रखा है कि एक कर्व है, उसको y1 बोल दिया हमने, sin x plus cos x, एंड सेकेंड कर्व है y2 बोल दिया उसको, mod cos x minus sin x। ठीक है, where x belongs to 0 close to pi/2। ठीक है, इस इंटरवल में एरिया इंक्लोज बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखो आप sin x प्लस cos x, और यहां भी वही है, उन दोनों का डिफरेंस है। तो साइन और कॉस 0 से pi/2 में दोनों पॉजिटिव होंगे, तो y1 में जो है दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड किया है और यहां पर दो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफरेंस लिया है, तो y1 जो होगा y2 के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड किया, दो को सब्ट्रैक्ट किया है, तो बराबर का हो सकता है, कोई एक 0 हो जाए तो बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि y1 जो कर्व है हमेशा y2 के बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, ऐसे समझ सकते हो। या फिर ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे समझो इसको कि हमने इसको डिफरेंशिएट किया y1 को, तो वो हो जाएगा cos x माइनस sin x। ठीक है, अब cos x माइनस sin x, cos x जो होता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, 0 से pi/2 की बात कर रहा हूं मैं, और sin x जो होता है वो ऐसा होता है, और ये जो है y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, और ये वैल्यू दोनों इक्वल कहां होंगे? pi/4 पे। तो आप देखो y1 डेज का जो साइन होगा, इसका जो साइन होगा pi/4 0 और pi/2 की बात कर रहा हूं मैं। इस बीच में 0 से pi/4 में कौन बड़ा है? cos, तो ये कहानी आएगी पॉजिटिव। pi/4 से pi/2 में कौन बड़ा है? sin, तो ये निगेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो y1 जो है आपका 0 से pi/4 में इंक्रीज करेगा। y1 कर्व y1 की बात कर रहा हूं मैं, 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी? 1, और pi/2 पे भी 1, pi/4 पे मैक्सिमम मिलेगा आपको। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, pi/4 पे वैल्यू इसकी आई √2। ठीक है, ये 1 है, ये y1 का ग्राफ बना लिया हमने। ठीक है, अब y2 को देखो, तो y2 जो है आपका 0 से pi/2 में y2 है वो दो टाइप से खुलेगा। अच्छा, cos x माइनस sin x का जो ग्राफ बनेगा वो यही बनेगा क्या? अरे वही तो बात आ गई भाई। तो ये जो है मॉडुलस 0 से pi/4 में कौन बड़ा है? cos, तो ये मॉड खुलेगा प्लस साइन के साथ, cos x माइनस sin x। कब? जब x आपका 0 से pi/4 है। ठीक है, क्लोज लगा दो। और pi/4 से pi/2 में कौन बड़ा है? साइन, तो ये खुलेगा आपका माइनस साइन के साथ, या ऐसा बोलो कि sin x माइनस cos x होगा। कब? pi/4 से pi/2 के बीच में। इक्वलिटी हमने वहां लगा दी है, तो यहां लगाने की जरूरत नहीं है, एक जगह कहीं भी लगा दो। तो ये हो गया आपका y2, y1 तो यही रहेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अब इसकी आप रेंज देखो तो वो इससे कम ही आएगी। 0 से pi/4 में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दो का डिफरेंस किया है, तो ऑब्वियस है कि वो 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि इसकी रेंज 0 से 1 है, इसकी भी 0 से 1 है। बात को समझो आप, 0 से 1 0 से 1 डिफरेंस करोगे तो वो कम ही रहेगा। किससे? 1 से। पर इसकी रेंज क्या है y1 की? वो 1 या 1 से ज्यादा है। तो आप सिंपली, आपको एरिया निकालना है तो 0 से pi/4 कर दो और pi/4 से pi/2 कर दो।
जीरो से पाई बाय 4 में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर कर्व कौन सा हो जाएगा, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस लोअर कर्व कौन सा हो जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, dx। और फिर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में अपर कर्व अगेन वही रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और लोअर कर्व कौन सा रहेगा, ये वाला साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको तो बस ये मॉड्यूलस हटाना है और सिंपली एरिया, यदि दो कर्व इंक्लोज कर रहे हैं एरिया, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये दो कर्व है एफ और जी, इस इंटरवल में ए से बी में, तो ए से बी में क्या करते हैं, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, बस। तो ये आपका आ गया 0 से पाई बाय 4 में, यहाँ cos x कैंसिल हो गया, 2 sin x बचा dx, इधर sin x प्लस cos x माइनस sin x प्लस cos x, तो cos x जुड़ जाएगा, तो 2 cos x पाई बाय 4 से पाई बाय 2 dx। इसको सॉल्व कर लो, आपका एरिया आ गया, 2 बाहर आ गया, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x 0 से पाई बाय 4 में, इधर cos x का इंटीग्रेशन sin x, लिमिट क्या है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो ये हो गया -1/√2 +1 +2 टाइम्स पाई बाय 2 पे 1 -1/√2, ठीक है। तो ये 2 + 2 4 -√2 -2 -2√2। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया ये हम देख सकते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है 4√2 -1 तो नहीं होगा, इसमें हम 2√2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √2 -1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। सो आंसर इज बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये जैसे हमने y1 का कर्व बनाया था, यदि आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, 0 पर 1 और पाई बाय 2, पाई बाय 4 पे कहाँ जा रहा है ये, √2 की तरफ, और ये है आपका 1, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, y1 का। y2 का बनाना चाहो तो cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, मतलब हमेशा डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, तो 0 पर कितनी वैल्यू इसकी, 1, तो ये जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये नेगेटिव आ रहा है इस इंटरवल में, हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब डिक्रीजिंग हुआ, पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, 0, तो ये कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 इसको डिफरेंशिएट करो तो cos x प्लस साइन एक्स पॉजिटिव हो गया इस इंटरवल में, तो इंक्रीज करेगा, तो पाई बाय 4 पे वैल्यू 0, पाई बाय 2 पे वैल्यू 1, तो ये ऐसा जाएगा। तो हमें ये एरिया निकालने का बोला था हमसे, आगे बात समझो, वो निकाल दिया हमने, ओके। आगे बढ़ते हैं हम। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो सिमेट्री है पूरी, तो ये एरिया निकाल लो, इसको डबल कर दो, मतलब 0 से पाई बाय 4 जो आया है इसको आप डबल कर दो, इसको आप डबल कर दो तो भी वही बात आ गई। जैसे इसको हम डबल कर दें, क्योंकि ये और ये बराबर आ रहा है, देख सकते हो आप यहां से भी, ठीक है। ये क्वेश्चन था 47। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ, इसमें कुछ खास बात ऐसी है नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, कैलकुलेशन भी उतना कोई लेंथी है नहीं, ठीक है, तो बन जाना चाहिए ये। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, problem number 48. A curve passes through the point 1 comma pi by 6. Let the slope of the curve at each point x comma y be y by x plus sec y by x, x positive है, then the equation of the curve is, okay। तो ये जो कर्व है ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 1 comma pi by 6 से, ठीक है। Let the slope of the curve, तो हर एक पॉइंट पे स्लोप जो है y by x plus sec y by x, ठीक है, ये आपको दे रखा है हर एक पॉइंट पे, डिवाइड बाय dx आपको दे रखा है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। x पॉजिटिव है, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, ठीक है। तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और किस टाइप से है, y बाय x को हम क्या रख दे, t, होमोजेनियस इक्वेशन है, y बाय x को t रख दो, तो y कितना हो गया, xt, ठीक है। अब dy बाय dx क्या हो जाएगा,
इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो x का डिफरेंशिएशन किया तो बचा t, और फिर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो जहां dy बाई डी एक्स दिख रहा है उसकी जगह रख दो t प्लस एक्स dt बाई डी एक्स, y बाई एक्स हो गया t, और ये हो गया sec y बाई एक्स क्या है t। तो ये पूरी कहानी आपकी t में आ गई। तो ये हो गया dt बाय sec t, इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा cos t, और इधर हो जाएगा dx बाय x। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो cos t का इंटीग्रेशन sin t, इधर ln x प्लस इंटीग्रल का कांस्टेंट c निकालने के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है 1 π/6 से पास हो रहा है, तो π/6 पर वैल्यू इसकी हाफ, 1 पर ये 0 c, तो आपका c आ गया हाफ। तो sin t क्या था y बाय एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस c कितना आ गया हाफ। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आप देख सकते हो। sin y बाय एक्स ln x प्लस हाफ, सो आंसर इज ए। ठीक है, अब जैसे आपको ये पता हो तो एक डायरेक्ट भी हमने ये इतना सब नहीं करके हमने बताया, ये बताया जाता है होमोजेनियस इक्वेशन में कि आप तो क्या करो कि dt अपॉन में 1 प्लस एफ ऑफ टी क्या है t प्लस, यहां पर सॉरी 1 प्लस नहीं, एफ ऑफ टी क्या है t प्लस सेक टी माइनस टी, एफ ऑफ टी माइनस टी ये होता है, और उसके बाद dx अपॉन में x। ऐसा भी कर सकते हो, वो एक ही बात है, याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है, if half to 1 the set of all real be positive non-constant differential functions such that f dash x is less than 2 f of x and f of half is equal to 1, then the value of half to 1 f of x dx lies in the interval। ठीक है, ये इंटीग्रल की इंटरवल में वैल्यू आ रही है, मतलब f of x आपका वेरी करेगा, ऑब्वियस है तभी आ रहा होगा, है ना। तो 49 में देखो क्या देखा है, f जो है वो हाफ टू 1 है और r है। ठीक है, और ये जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये पॉजिटिव है, नॉन कांस्टेंट है, और डिफरेंशियल फंक्शन है, ये दे रखा है आपको ये। ठीक है, और f डैश x दे रखा है लेस देन 2 f ऑफ x एंड f ऑफ हाफ इज इक्वल टू 1 दे रखा है। तो हमें हाफ से 1 f ऑफ x का इंटरवल बताना है। ऑप्शन है आपके पास 2e माइनस 1 से 2e, e माइनस 1 से 2e माइनस 1, e माइनस 1 बाय 2 से e माइनस 1 एंड 0 टू e माइनस 1 बाय 2। ठीक है, ये ध्यान रखना कि f ऑफ x पॉजिटिव दे रखा है, नॉन कांस्टेंट दे रखा है, और डिफरेंशिएबल भी दे रखा है। ठीक है, तो यहां से देखो आप f डैश x माइनस 2 f ऑफ x, ठीक है, इज लेस देन 0। अब एक मिनट इसको समझने के लिए आप इसको 0 ले लो, तो ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है क्या, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस 2x, तो e पावर माइनस 2x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 0 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो e पावर माइनस 2x है पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये जो लिखा हुआ है वो डिफरेंशिएशन ऑफ लिखा है e पावर माइनस 2x इंटू एफ ऑफ x का। ठीक है, तो e पावर माइनस 2x, एफ ऑफ x को हमने कुछ मान लिया कैपिटल f ऑफ x। ठीक है, तो f डैश x क्या दे रखा है आपको, यहां से f डैश x दे रखा है नेगेटिव, मतलब ये जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है f ऑफ x, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास, x जो है हाफ से 1 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि x जो है ग्रेटर देन हाफ है। आ रही बात समझ में, तो f ऑफ x जो होगा वो लेस देन f ऑफ हाफ होगा, क्योंकि और f ऑफ हाफ की वैल्यू हमें दे रखी है स्मॉल f ऑफ हाफ की, तो f ऑफ x जो है, f ऑफ x क्या है e पावर माइनस 2x इंटू एफ ऑफ x इज लेस देन, हाफ रखा तो ये हो गया e पावर माइनस 1, और f ऑफ हाफ ये कितना दे रखा है 1, तो यहां से आ गया f ऑफ x लेस देन e पावर माइनस 1, तो 1 बाय e, और चलो या e पावर माइनस 1। अब ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में e पावर 2x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहां से आ गया f ऑफ x इज लेस देन
e पावर 2x माइनस 1। आगे बात समझ में। और f ऑफ x पॉजिटिव दे रखा है, तो अब यहां से आ जाओ फिर, f ऑफ x जो है वो क्या आया हमारा, इससे छोटा, तो इसको यदि हम इंटीग्रेट करें तो आप किधर से किधर जा रहे हो, हाफ से 1, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो एरिया जो होगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। f ऑफ x पॉजिटिव, हम एरिया से सोच पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाफ लेफ्ट में जाते हो, कर्व पॉजिटिव है तो एरिया पॉजिटिव मिलेगा हमेशा, तो ये इक्वलिटी भी होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये इसी का इंटरवल तो हमें बताना था। अच्छा, और f ऑफ x पॉजिटिव हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो एरिया पॉजिटिव भी आनी है, अभी बताया मैंने, और इससे कम ही होगा क्योंकि f ऑफ x इससे छोटा है और x एक्सिस के ऊपर है, ऐसे समझो, ये x एक्सिस के ऊपर है, आप हाफ से 1 ऐसे जा रहे हो तो एरिया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई f ऑफ x dx, हाफ से 1, 0 से तो बड़ा होगा, और इसका इंटीग्रेशन हो गया e पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, कहां से कहां तक, हाफ से 1, तो f ऑफ x dx हाफ टू 1 पॉजिटिव तो है ही, और 1 पर इसकी वैल्यू, तो 2 तो नीचे आ गया, 1 पर वैल्यू कितनी है e, हाफ पर वैल्यू है 0, तो हो गया e पावर 0 1, तो ये आपका इंटरवल आ गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया देखो आप, सो आंसर इज डी, डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। Now question number 50. The number of points in minus infinity to infinity for which x square minus x sin x minus cos x is equal to 0 is, ठीक है। ऑप्शन 6, 4, 2 and 0, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है R में, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में, किसके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इसे इंटरवल में R में कितनी x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप ये करो कि एक्स स्क्वायर को इधर एक साइड रखा और जो ट्रिग्नोमेट्री के साथ है जो भी एक्सप्रेशन उसको एक तरफ ले लिया। हम इसके लिए सॉल्यूशन निकालें या इसके लिए निकालें, एक ही बात है। अब यहां पर आ जाता है, अब देखो एक पॉलिनोमियल एक ट्रिग्नोमेट्री के साथ है, तो आप इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लो। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये आपका एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया, इसको जी ले लिया, इसको एफ ले लिया। अब एफ और जी का हम ग्राफ बना दे, जितनी जगह कट करेगा उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर तो ग्राफ हम जानते हैं, इसका हम बता सकते हैं, एफ ऑफ एक्स आपका हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी ऑफ एक्स इसको ले लिया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, ठीक है। तो जी डेस एक्स निकाला, जी डेस एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ना, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, सही है, सॉरी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इधर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो जी डैश जो एक्स आया आपका वो आया है एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब एक्स कॉस एक्स जो है, इससे हमें क्या पता चलता है, जो जी था हमारा वो था ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो आप समझो हो कि एफ जो है आपका एक्स स्क्वायर ये भी एक इवन फंक्शन है और जी जो है वो भी एक इवन फंक्शन है, एक्स जगह माइनस एक्स रखो सेम आ रहा है। तो हम राइट में जितने सॉल्यूशन आएंगे वाई एक्सिस के राइट में उतने ही लेफ्ट में आएंगे। तो हम बेसिकली राइट की बात कर लें तो लेफ्ट में हमें पता चल जाएगा। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये जीरो ले लिया हमने, इसकी हम बात करें पाई बाय 2 पर कहीं, क्यों, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में एक्स कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, 0 से पाई बाय 2 में एक्स तो पॉजिटिव लिया है और कॉस क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। आगे बात समझ में। तो
जी डैश क्या आएगा, जी डैश क्या हो रहा है, पॉजिटिव, मतलब जी आपका जो ग्राफ है, जी का ग्राफ इंक्रीज करेगा। कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक, और π/2 से पाई में कॉस आपका निगेटिव हो गया, एक्स तो पॉजिटिव है, तो जी डैश क्या हो गया, निगेटिव, मतलब जी का जो ग्राफ है वो डिक्रीज करेगा, मतलब π/2 पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो 0 से π/2 में हम ग्राफ बनाते हैं किसका, जी एक्स का। तो 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी, 1। ठीक है, π/2 पे डिफरेंशियल तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। π/2 पर वैल्यू आएगी इसकी π/2, और x की वैल्यू होती है π/2 का स्क्वायर। तो π/2 पर जो वैल्यू आएगी इसकी, अच्छा ये तो इंक्रीज कर रहा है, तो π/2 पर ये है π²/4, कौन, ये मतलब f ऑफ π/2 जो है वो है आपका π/2 का स्क्वायर, दैट इज π²/4। अब π²/4 जो वैल्यू होगी वो लगभग लगभग आपकी होगी, ये होता है कुछ 9 पॉइंट समथिंग, तो ये 2.2 समथिंग के आसपास होगा ये, कहां पर, π/2 का। तो 1 हमने यहां ले लिया, समझना ध्यान से। π/2 पे ये वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, π/2, π/2 जो होगा वो आपको π/2 होगा आपका 3.14, 1.57 के समथिंग, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है ना। हाँ ऑब्वियस हो गई वो तो जो वैल्यू मिलेगी आपको π/2 पर, ये कितना मिल रहा है, π/2, तो जैसे ये π²/4 ले लिया, तो π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, π/2 तो यहाँ कहीं आएगी, π/2 छोटा है π²/4 से, तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा जाएगा, इंक्रीज किया π/2 तक, π/2 तक आ गया, फिर π/2 से पाई तक डिक्रीज करेगा, और पाई पर जो वैल्यू होगी वो होगी -1, तो नीचे चला गया ये। आ रही बात समझ में, तो π/2 पर मैक्सिमम मिलेगा, और π/2 पर इसकी वैल्यू π²/4 है। आगे बात समझ में। अब π/4 सॉरी पाई के बाद पाई तक तो डिक्रीज किया, ये पाई से 3π/2 में भी ये निगेटिव होगा, कौन, ये, मतलब फिर ग्राफ आपका डिक्रीज करेगा, फिर 3π/2 से पाई में ये पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा। तो आप देख सकते हो कि आगे जो वैल्यू आएगी ये तो एकदम तेजी से बढ़ जाएगा, इधर ये ऊपर नहीं जा पाएगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि इसकी जैसे मैक्सिमम वैल्यू में देखूं, इसकी मान लो मैक्सिमम वैल्यू देखता हूं, तो ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, जो कभी हो नहीं सकता एक साथ, पर हम देखें तो x+1 की तरह जाएगा ये। अब x+1 जो है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, तो उसके कंपेयर में ये जो है ग्राफ तेजी से बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह, ये पॉइंट पे, मान लो उसको बोल दिया α1, तो सिमिलरली इधर भी ऐसे ही होगा, ये आपको मिल जाएगा α2। तो कितने नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, 2, 1 और 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, इसके बोलो या इसके बोलो, 2। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला है देखो, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ठीक है। A rectangular sheet of fixed perimeter with sides having their lengths in the ratio 8:15 is converted into an open rectangular box by folding after removing squares of equal area from all 4 corners. If the total area of the removed squares is 100, the resulting box has maximum volume. The lengths of the sides of the rectangular sheet are, okay. एक रेक्टेंगुलर शीट है, समझ रहा हूं, इसके डायमेंशन का रेशो है 8:15, तो मान लो ये 8x है यहां से यहां पे, और रेशो दे रखा है ना, इसलिए हमने ये लिया, और ये ले लिया
15x। ठीक है। अच्छा, उसने फिक्स पेरीमीटर बोला है, मतलब फिक्स पेरीमीटर मतलब x आपका फिक्स हो गया, x वेरी नहीं कर रहा है, मतलब 2 इंटू 8x प्लस 15x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। ठीक है, पेरीमीटर फिक्स दे रखा है। अब उसने क्या बोला है कि अब हर एक कॉर्नर से हमने स्क्वायर हटाए और जो डायमेंशन होंगे उसके सबके इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो मान लो जो स्क्वायर हटाया आपने उसकी जो ये बोल दिया t, ये भी t, स्क्वायर हटा रहा ना इसलिए, ऐसे ये भी t, ये भी t, t t t और t। ठीक है, तो स्क्वायर हटाने के बाद, ठीक है, और आपको पता चलता है कि जो बॉक्स बनेगा, कैसे बॉक्स बनेगा, इसको आप फोल्ड करोगे, जैसे ये हट गया पार्ट आपका, ध्यान से समझना, इधर से भी हट गया, इसको फोल्ड करोगे तो एक बॉक्स बनेगा ना, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इसको ऐसे करो तो एक बॉक्स बन गया आपके पास। भाई ये दोनों है, इसको ऐसे किया और ये जो दोनों है इसको ऐसे किया तो एक बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है ना। तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है, किस पर आ रहा है, उसने क्या बोला है कि वॉल्यूम मैक्सिमम कब आ रहा है, जब जो स्क्वायर हटाए उनका एरिया कितना है, 100। हाँ, रिमूव स्क्वायर जो है उनका एरिया कितना है, 100, तो मतलब टी स्क्वायर, इसका एरिया टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 5। मतलब टी इज इक्वल टू जब 5 है तब एरिया इसका, सॉरी वॉल्यूम जो आ रहा है बॉक्स का वो मैक्सिमम आ रहा है, बॉक्स का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया भाई इसका। अब ऐसा मत करना कि T5 आ गया, T5 रख दिया काम हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। उसने बोला कि जो स्क्वायर्स का जो टोटल स्क्वायर्स हटा है उनका जब एरिया 100 है तब आपको वॉल्यूम मैक्सिमम मिल रहा है। तो अभी तो हम पैरामीटर लेके चलेंगे T, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा भैया, 15x माइनस 2t, और ये जो है यहां से यहां तक डायमेंशन हो जाएगा, टोटल है 8x, उसमें से t और t माइनस कर दो तो 2t, और हाइट बॉक्स की कितनी होगी, ये फोल्ड कर रहे हो तो t, तो वॉल्यूम हो गया इसका 15x माइनस 2t इंटू 8x माइनस 2t इंटू t। समझ में आ रहा है क्या, समझ, ये आपका है, ये मान लो ऐसा फैला हुआ है, उसको भी फोल्ड किया हमने, इधर से भी फोल्ड किया, इधर से भी फोल्ड किया, इधर से भी फोल्ड किया, तो ये जो बचा वो कितना बचा, 50 माइनस 2x, ये बचा कितना बचा, 8x माइनस 2t, और जो हाइट हो गई वो क्या हो गई, तो उसका वॉल्यूम ये हो गया। तो इसको देख लो ये कितना हो गया। अच्छा, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, सबसे पहले 2 कॉमन ले लो, ये 15x माइनस 2t 4x माइनस t इंटू टी, तो ये हो गया 2 60x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 15 माइनस 23xt, सही है, 8 और 15 23x, ठीक है, और ये हो गया प्लस 2t स्क्वायर इंटू टी, तो वॉल्यूम आपका हो गया 2, t अंदर आएगा तो 60x स्क्वायर टी माइनस 23x टी स्क्वायर प्लस 2t क्यू। आगे बात समझ में, तो dv/dt हमने निकाला, फिर से बता दे रहे हैं, x वेरी नहीं कर रहा है, वेरी कौन कर रहा है, t, और t जब 5 है तब वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है, तो dv/dt निकाला तो वो हो गया 2 60x स्क्वायर, x t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, x कांस्टेंट है, तो t1 आ गया माइनस 23x 2t प्लस 6t स्क्वायर, तो dv/dt आपका हो गया कितना, 2 फिर से एक बार कॉमन ले लो, तो ये हो गया 4, यहां बचा 30x स्क्वायर माइनस 23x t प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है किसी पॉइंट पे, यदि वॉल्यूम मैक्सिमम मिल रहा है तो dv/dt जो है आपका t इज इक्वल टू 5 पर 0 होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है तो यहाँ तो मैक्सिमा है, तो t इक्वल टू 5 पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो यदि 0 है तो ये हो गया, इसको 0 हो गया तो 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 30x स्क्वायर माइनस 23 इंटू 5x
सही है, प्लस 25 इंटू 3 75, या ऐसे लिखो 3 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 कॉमन आ गया, ये हो बचा 6x स्क्वायर, यहाँ बचा 23x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाना है हमें ना, तो ये हो गया 5 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर इसके बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक तो बन रहा है 6x माइनस 3 कॉमन आया, इधर से माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 3 एंड यहाँ से 6x कॉमन लिया तो 6x माइनस 5। तो x आ गया आपका 3 एंड 5/6। तो डेटा आ गया कि भाई t जब, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अब x हमारे पास आ गया, अच्छा t कितना था 5, और x एक बार हो गया 3, और जब t 5 है तो एक बार x क्या आ गया 5/6। अब आप देखो कि हमें तो ये पता करना था, अच्छा x की दो वैल्यू आ रही है 3 और 5/6, क्या दोनों सॉल्यूशन होंगे? क्या नहीं होंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ चेक किया है कि dv/dt को 0 रखा t इक्वल टू 5 पे, तो वहां पर तो मैक्सिमा मिनिमा कोई भी मिल सकता है। तो मैक्सिमा मिनिमा के देखने के लिए हमने इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो d2v/dt2 ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 4 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो गया। ये बचा -23, सॉरी t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है तो x, और उधर हो जाएगा 6t, ठीक है। तो d2v/dt2 फॉर t इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3, ये पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा हमें पता चल जाएगा यहाँ से। तो t रखा 5 तो 30 और x रखा 3 तो ये निगेटिव हो रहा है। और दूसरा जो है d2tv/dt2 फॉर t इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/6, उस समय t 5 रखा 30 और 5/6 रखा 30 से कम, तो ये हो रहा है आपका पॉजिटिव। तो जहां पर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आ रहा है, यहाँ क्या मिलेगा मैक्सिमम, और इधर क्या मिलेगा मिनिमम। तो हमें क्या चाहिए था भाई मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए, तो कौन सा आंसर हो गया t 5 और x 3। तो x 3 आ गया तो डायमेंशन आ गया, x 3 हो गया और t 5 हो गया, ठीक है। तो हमें तो डायमेंशन निकालने थे इसके, तो x रख दो आप 3, तो 24 माइनस 10 तो ये हो गया 14, x रख दिया 3 तो 24, t रखा 5 तो 10 24, हाँ इधर फिर x रखा 3 तो 45 माइनस 10 तो 35, तो आंसर इज 14 एंड 35, ठीक है। 14 तो ऑप्शंस में है ही नहीं भाई। तो हमें जो बताना था क्या बताया, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट का हमें डायमेंशन बताना है, ना कि इसका जो बॉक्स है उसका डायमेंशन। हमें रेक्टेंगुलर शीट का बताना मतलब 50 इंटू एक्स बताना है, तो 50 इंटू 3 45 और 8 इंटू 3 24, ठीक है। हम बॉक्स का बता रहे थे, उसने जो पूछा है वो आपसे पूछा है रेक्टेंगुलर शीट का डायमेंशन पूछा है, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 देखो, में देखो क्या बोल रहा है। Let Sn summation of k1 to 4n minus 1 power k into k plus 1 by 2 k square, then Sn can take values, okay, टू, ठीक है। समेशन ऑफ k1 to 4n minus 1 power k into k plus 1 by 2 k square, then Sn can take values 1056 1088 1120 1332, ठीक है भाई। देखो इसमें Sn जो है k यदि 1 रखा मैंने तो ये हो गया ऑड आ रहा है, ये k 1 रखेंगे तो ऑड होगा, तो -1 की पावर ऑड तो -1 का स्क्वायर,
2 रखा तो 2 में भी ये 2 इंटू 3/2, तो 3 ऑड आ गया, वो भी हो गया माइनस, तो k की जगह 2। 3 रखा तो ये k इंटू k प्लस 1/2 क्या बन जाएगा आपका इवन, तो ये बन जाएगा 3²। 4 रखा तो भी इवन बनेगा, तो 4²। 5 रखा तो ये बन जाएगा ऑड, तो -5²। 6 रखा तो भी ऑड, -6²। 7 रखा प्लस, तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये इस टाइप से चल रहा है। फिर -9² -10², मतलब 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव ऐसा चलता रहेगा। कहां तक? 4n टर्म्स तक। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं यहाँ पर? 4n। ये 4n टर्म्स है, ठीक है। समझना, हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, तो 3² माइनस 1², इसको एक बोल दिया। 4², इसको दोनों को एक साथ ले लिया, तो 4² माइनस 2²। ऐसा लेने से क्या होगा, क्योंकि a माइनस बी, a² माइनस b² लगेगा, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a माइनस बी कॉमन डिफरेंस जो a माइनस बी होगा, सभी में जितने ब्रैकेट्स हम बनाएंगे सभी में 2 आ रहा है, तो वो कॉमन आ जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। इधर 7 और 5 का डिफरेंस 2, तो इसको ले लिया एक साथ, तो 7² माइनस 5²। सिमिलरली 8² माइनस 6² एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये टोटल कितने टर्म्स थे? 4n। अब इन दोनों को एक ले लिया, इन दोनों को एक ले लिया, तो अब यहां से यहां तक कितने टर्म्स बचे हैं? 2n। मतलब इसको एक पूरे, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स आ गए ना, तो 1 2 ऐसे कितने होंगे? 2n, तो 2n इंटू 2 4n हो गया। आगे बात समझ में? तो अब देखो क्या हो रहा है, 3² माइनस 1², a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो वो हो गया 2, a प्लस बी कितना हो गया? 4। आ रही बात समझ में? या फिर ऐसे समझो, a माइनस बी कितना हो गया? 2, और a प्लस बी, तो a प्लस बी ना, तो इसको हमने लिख दिया 1 प्लस 3 रहने दिया। ये a माइनस बी कितना हो गया? 4 माइनस 2 2, और a प्लस बी 2 प्लस 4 को ऐसे रहने दो, ठीक है। इधर a माइनस बी 2 हो गया, 5 प्लस 7 को ऐसे रहने दो, इधर 6 प्लस 8 हो जाएगा, ऐसे ही। ये कितने टर्म्स है भाई? 2n टर्म्स है, क्योंकि दोनों को हमने ऐसे लिखा, तो ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे ही। कितने टर्म्स है ये? 2n टर्म्स है, तो Sn हो गया आपका 2। इसका सम हो जाएगा 2n इंटू 2n प्लस 1/2। अच्छा एक मिनट, ये 2n टर्म्स नहीं होंगे, ये पूरा एक था, तो ये अभी हमने 2 कर दिए, तो 2n टर्म्स नहीं 4n टर्म्स होंगे। ये क्या किया यहाँ पे, इन दोनों इसको पूरे को एक माना, इसको पूरे को एक माना, तो ये 2n टर्म्स थे। अब इन दोनों को हमने ये लिखा 1 प्लस 3 2 प्लस 4 5 प्लस 7, तो इन सबको अलग अलग मार रहे, तो 2n कितना हो जाएगा? 4n। तो इस सम हो जाएगा 4n इंटू 4n प्लस 1/2। तो ये हो गया आपका Sn आ गया 4n इंटू 4n प्लस 1। क्या ये बात समझ में आती है? 4n इंटू 4n प्लस 1। अब n की वैल्यू के हिसाब से ये क्या क्या ले सकता है, ठीक है। तो 4 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए, तो 4 का मल्टीपल तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। 4n इंटू 4n प्लस 1 इस टाइप से चाहिए, तो 1056। इसको देखो ये क्या है, इसको हमने 8 से डिवाइड किया 1056 को, तो ये हो रहा है आपका 1 1। चलो 4 से करके देखो, तो ये हो गया 2 4 4, ठीक है। फिर 4 से किया तो 8 3, कुछ गड़बड़ है। फिर 4 से किया तो 6, ओके, ये हो गया 6 और 66 हो गया ना, सॉरी 24 2 4 6, फिर 2 3 3। तो ये जो लिखा है 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, हाँ, तो ये हो रहा है 32 इंटू 33, तो 4n 32 हो गया। 4n प्लस n को आप रख दो कितना? 8, तो n को यदि 8 रखता हूं तो ये 32 हो गया और ये 33 हो गया, तो ये वैल्यू बिल्कुल हो सकती है। सिमिलरली 1088 के लिए हम चेक करें, तो ये हो गया 4 2 7 2, ठीक है। फिर 4 से किया तो 4 6 8, फिर 2 3 4, तो ये हो गया 32 इंटू 34, तो ये 4n इंटू 4n प्लस 1 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 1120 ऐसे ही करते जाओ। 4
3 और 2 है ना, तो 8 0, फिर से 4 7 0, फिर 2 35। तो ये लिखा है 32 इंटू 35, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे एक ज्यादा ही है ये वाला, तो ये भी नहीं होगा। 1 3 3 2, इसको 4, तो 3 3 3, 1 3 3 2 है ना, तो 3 क्योंकि 34 इनका मल्टीपल चाहिए ना, तो यहाँ तो एक ही आएगा। हाँ ठीक है, 11 या 3, 11 से देख लो, 11 तो होगा नहीं, 3 3 और ये हो गया 37। ओके ये बन रहा है 36 इंटू 37, तो 36 का बनेगा जब n को 9 रख दे, तो ये 36 और ये बन गया 37, तो ये भी आपका हो गया। सो 1056 और 1332 वैल्यू SN की हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। नाउ 53 में क्या बोला है, अ लाइन L पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज परपेंडिकुलर to the lines L1 and L2, then the coordinates of the points on L2 at a distance of under root 17 from the point of intersection of L and L1। रूट 17 पे डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 53, इसमें देखो जो लाइंस दे रखी है वो आपको वेक्टर में दे रखी है, तो हम इसको 3 -1 y माइनस 4 इससे पास हो रहा है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज है t के कोफिशिएंट 1 2 और 2। ठीक है, 1 2 2, और ये लाइन हो गई आपकी L1, और लाइन L2 है ये 3 2 से पास हो रहा है। और अच्छा इसमें यहाँ पर t लिखा हुआ है ना, तो t को हटा के s कर दो, मतलब जो लिखा हुआ है वो लिखा है 3 + 2s i के प्लस 3 + 2s j के 2 + s k के। ठीक है, ठीक है, तो जो s के कॉफिशिएंट है वो है 2 2 और 1। तो ये दो लाइन दे रखी है आपको, तो अब हम बताना है L2 पर वो points on L2 at a distance of under root 17 from the point of intersection of L and L1। L और L1 पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से L2 पर हमें पॉइंट देना है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, रूट 17। तो ये जो पॉइंट्स है वो क्या है ये बताना है। ठीक है, और L लाइन के बारे में क्या बोला है कि ओरिजिन से पास हो रही है और दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो L लाइन हमने ले ली, ओरिजिन से पास हो रही, तो x अपॉन में a, y अपॉन में b एंड z अपॉन में c। उसके डायरेक्शन रेशियोज ले लिए a b c। अब ये इसके ही परपेंडिकुलर है, इसके ही परपेंडिकुलर, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। तो यहाँ से आ गया a + 2b + 2c = 0, और यहाँ से आ गया 2a + 2b + c = 0। सेपरेट कर इसको माइनस कर दिया, तो a - c हो गया 0, मतलब a आ गया आपका c, a c आ गया, तो यहाँ से 2b आ गया -3c के बराबर, या 2b + 3c कितना हो गया 0, a हमने रख दिया c, है ना। ठीक है, तो b आ गया आपका -3c/2। तो जो लाइन है, तो a, b, c जो है वो आपके आ गए
ए हो गया सी, बी हो गया -3c/2 और सी तो सी है ही। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी जो लाइन है वो आ गई। समझना बात को क्या हो रहा है यहाँ पर। अब ये तो आगे डायरेक्शन वेक्टर आ गया इस लाइन में, इस लाइन के लिए वो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/c से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बचा 2, इधर बचा -3 और इधर बचा 2। तो ये लाइन आपकी L आ गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि L और L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो A है, तो ठीक है, तो उससे इस लाइन L2 पर वो पॉइंट मान लो B है, तो उसकी डिस्टेंस √17 है, तो पॉइंट B आपको बताना है। ठीक है, तो A निकालो। A किस किस को सॉल्व करना है, लाइन L को और L1 को। तो इस लाइन पर कोई भी हम पॉइंट X ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, 2 लैम्डा, -3 लैम्डा, 2 लैम्डा। अब ये किसको सेटिस्फाई करेगा, लाइन L1 को। तो ये आ गया 2 लैम्डा -3/1 इज इक्वल टू y -3 लैम्डा प्लस 1/2 और c यहाँ पर y है 2 लैम्डा -4/2। तो इन दोनों को सॉल्व करो तो 4 लैम्डा, तो ये हो गया 7 लैम्डा -6 + 1 7, तो लैम्डा आ गया 1। देखो लैम्डा 1 सबको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या करना चाहिए, कर रहा है। तो लैम्डा 1 आ गया, मतलब जो पॉइंट है आपका वो आ गया, ए पॉइंट जो है वो आ गया 2, -3, 2। ठीक है, अब L2 पर कोई भी एक पॉइंट यदि आपको लेना है, L2 पर कोई भी एक पॉइंट लेना है तो आप ले सकते हो, उसको T ले लो। तो 3 + 2t, 3 + 2t, 3 + 2t एंड 2 + t, ये कोई भी पॉइंट हम L2 पर ले सकते हैं। ठीक है, अब AB की डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई, √17। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 1 + 2t का स्क्वायर, 6 + 2t का स्क्वायर और t का स्क्वायर इज इक्वल टू 70। तो 4 4 8 9t स्क्वायर, सही है। 4 4t 4t प्लस 24 + 4 28t, 36 + 1 37 -17 तो +20 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर जो है हमें बनाना है, ये 9 × 20 लिखा हुआ है, तो 9 × 20 को हम लिख सकते हैं 18 × 10। ठीक है, तो ये हो गया 9t स्क्वायर प्लस 18t, इसको लिखा हमने 10t + 20। तो यहां से कॉमन आ रहा है 90, बचा क्या t + 2, इधर कॉमन लिया 10 तो t + 2, तो t + 2 × 90 + 10, तो t की वैल्यू आ रही है एक -2 और एक -10/9। तो रख दो, -2 रखते हैं तो B पॉइंट आपका आ गया। मैंने t की जगह रखा -2, तो एक B आ रहा है आपका, -2 रखेंगे तो 3 - 4 -1, हाँ -2 रख रहे हैं तो 3 - 4 -1, 2 - 2 0, ये एक हो गया। और दूसरा क्या रखना है, -10/9, -10/9 तो -20/9, तो 27 - 7/9, इधर भी वही होगा 7/9 और इधर 18 - 10 8/9। तो ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास। कौन सा आंसर हो गया आपका, देखो -1 -1 0, तो B हो गया, और 7/9 7/9 8/9, तो D आंसर इज B एंड D। ओके।